हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल रश्मि फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत भाग 60। इससे पहले इस कहानी के 59 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं अब तक आप सबने पढ़ा था। रुद्र ने भी खुद की तरफ देखा, वो अभी भी दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था। रुद्र को भी समझते देर नहीं लगी कि ये एक डरावना सपना था जो वो अभी अपने ख्यालों में सोच रहा था, और शायद बहुत ही ज़्यादा डरावना सपना उसने अभी अभी देख लिया था। अब तो रुद्र ने भी अपने दिल की बात दिल में ही एकदम से दबा ली, और फिर उसे बहुत ही ज़्यादा डर था कि कहीं उसने गलत तरीके से अपनी बात किट्टू से कही, और फिर किट्टू ने जानबूझकर अपनी पूरी फैमिली को यहाँ पर बुला लिया तो फिर पूरी फैमिली उसे बहुत ज़्यादा डांटेगी, और कहीं ना कहीं उसे अब अपने ऊपर थोड़ा सा गुस्सा भी आने लगा था। अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। रुद्र ने भी एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों को बंद किया, जैसे खुद को नर्वस होने से रोक रहा हो। अगले ही पल उसके कानों में किट्टू की आवाज़ फिर से आती है कि सर, आप यहाँ पर कुछ काम था क्या? रुद्र बोलता है कि कुछ नहीं, चलो नाश्ता कर लो, माँ तुम्हें नाश्ते पर बुला रही हैं। किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई, लेकिन वो अपनी जगह से बिल्कुल भी हिली नहीं थी। रुद्र बोलता है कि चलो, तो किट्टू ने भी धीरे से डरते हुए कहा कि सर आप चलिए ना, मैं आ जाऊंगी। रुद्र खुद से बोलता है कि ये तो इतनी ज़्यादा डरती है, माँ बाप को थोड़ी ना बुलाएगी यहाँ पर, लेकिन अगर बुला लिया तो फिर मेरी तो बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी। नहीं नहीं, रहने देता हूँ, डायरेक्ट शादी ही कर लूँगा इससे, उसके बाद ये किसी को भी बुलाए फिर क्या ही फर्क पड़ता है, फिर मुझे कोई भी कुछ नहीं बोल सकता है। इतना कहकर रुद्र भी जल्दी से सीढ़ियों से होता हुआ नीचे की तरफ जाने लगा, और फिर किट्टू जो उससे बिल्कुल करीब 10 हाथ का डिस्टेंस रखकर पीछे पीछे आ रही थी। पूरी फैमिली रुद्र और किट्टू की तरफ ही देख रहा था। संजय ने भी अब मन ही मन दोनों की तरफ देखकर हल्के से बोला कि सच में इसे गाय मिल गई है यार, एक ऐसी गाय जो कभी भी सींग नहीं मारेगी, और फिर एक बार इस गाय को परमानेंट इस घर में आने दो ना, फिर इसे सींग मारना तुम्हारे ही भाई सिखाएंगे, तब तुझे पता चलेगा, फिर देखना कैसे तुम्हें टक्कर मार मार कर बताती है ये। थोड़ी देर के बाद रुद्र और किट्टू दोनों ही आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए थे और नाश्ता करने लगे थे। आज रुद्र नाश्ता बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, वो थोड़ा सा नर्वस था। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि कल रात को उसने क्या कुछ कांड कर दिया है, मगर उसे थोड़ा थोड़ा तो खुद पर शक था। सबसे बड़ी बात यह थी, रुद्र को रात की बात भी याद नहीं आ रही थी, और फिर तभी शुभ और निहाल ने भी थोड़ा सा टेबल बजाया। संजय ने थोड़ा सा गुस्से में दोनों की तरफ घूर कर देखा और बोला कि अगर यहाँ पर किसी ने कोई भी शरारत की ना, तो फिर यहीं पर पिटोगे तुम, सबके सामने पिटोगे, इसीलिए चुपचाप से नाश्ता कर लो और अपने अपने काम में लग जाओ। अब किसी ने भी कुछ नहीं कहा और फिर सब चुपचाप से नाश्ता करने लगते हैं, लेकिन रुद्र, उसकी तो बस जैसे उंगलियां एकदम से थिरक रही थी, और फिर उसने अभी तक एक भी बाइट ठीक से नहीं खाया था। उसे बहुत ही ज़्यादा घबराहट हो रही थी, और तभी संध्या ने भी रुद्र के बालों में बहुत ही प्यार से हाथ फेरते हुए कहा कि क्या हुआ है रुद्र, तुझे कचौड़ी पसंद नहीं है क्या? तेरे लिए कुछ और बना दूं क्या? तू खा क्यों नहीं रहा है? रुद्र ने भी बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाकर संध्या की तरफ प्यार से देखा, जैसे पूछना चाहता हूँ कि कल रात को क्या हुआ था माँ। संध्या भी अब अपने बेटे का चेहरा देखकर बहुत ही अच्छे से समझ गई थी। वो बोलती है कि तुम खाना खा लो, बाद में बात करेंगे। रुद्र ने फिर से नाश्ते पर ध्यान दिया, और लेकिन आज तो जैसे उसके मुंह से एक भी निवाला अंदर की तरफ नहीं जाने वाला था। उसे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था खाने का। थोड़ी देर के बाद सबने नाश्ता कर लिया, और फिर किट्टू और अवनी दोनों ही खड़े होकर बोलती हैं कि अब हम जाएं। संजय ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई, और फिर हल्का सा पीछे पलटकर मेन दरवाजे की तरफ देखा और थोड़ा सा चिल्लाते हुए बोला कि वीरू, इन दोनों ही लड़कियों को घर छोड़कर आओ अभी के अभी। फिर संजय ने दोनों की तरफ देखा और फिर बहुत ही प्यार से बोलता है कि तुम दोनों जाओ। नील कुछ बोलता उससे पहले ही संजय ने उसकी तरफ घूरकर देखा और कहा कि कहा ना, एक और बदमाशी नहीं, जाने दो दोनों को, नहीं तो अभी के अभी पिटोगे मेरे हाथों से। दोनों ही चुपचाप वहां से जाने लगी, लेकिन जाते जाते दोनों ने एक बार पलटकर प्रताप ब्रदर्स की तरफ देखा और फिर वहां से चुपचाप से चली जाती हैं। उन दोनों के जाते ही संजय ने कहा कि किट्टू नाश्ता कर लो तुम, फिर तुम्हें कॉलेज भी तो जाना है ना, जल्दी से नाश्ता फिनिश करो। ये सुनकर तो अब किट्टू के हाथ एकदम से रुक गए थे। उसने भी नम आंखों से रुद्र की तरफ देखा, तो रुद्र भी काफी ज्यादा हैरानी से किट्टू की तरफ ही देख रहा था, और फिर रुद्र अपने पापा की तरफ देखकर बोलता है कि मैं कुछ समझा नहीं पापा। संजय ने भी रुद्र की तरफ देखा और कहा कि आज से किट्टू कॉलेज जाएगी, समझ आई बात? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? रुद्र ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाई और बोलता है कि नहीं,
प्रॉब्लम तो नहीं है मुझे पापा, लेकिन आपको मुझसे एक बार पूछना चाहिए था ना कि किट्टू कॉलेज जाएगी या फिर नहीं। तो संजय बोलता है कि क्यों भाई, तू कहीं का प्रधानमंत्री लगा हुआ है क्या, जो मैं तुझसे पूछ पूछ कर सारे काम करूँगा। अब तुझे प्रॉब्लम नहीं है ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम है अब तुझे। रुद्र कुछ नहीं बोलता है। संजय ने आगे कहा कि बता, तुझे प्रॉब्लम तो नहीं है ना उसके आगे पढ़ने से। तो फिर बस फिर इतना ही बता। उसकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई थी, अब वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेगी। मैंने एडमिशन भी करवा दिया है उसका। संजय ने अभी रुद्र की तरफ देखते हुए कहा था। तो अब मैं इसे कॉलेज छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, अगर तुम्हारी परमिशन हो तो फिर मैं इसे लेकर जाऊँ। रुद्र ने एक नज़र किट्टू की तरफ देखा तो किट्टू ने भी अब हल्की सी अपनी नज़रें नीचे झुका ली थी, और फिर उसने संजय की तरफ देखकर कहा कि अब आपने डिसीजन ले ही लिया है तो फिर ले लीजिए। संजय ने भी अब रुद्र की तरफ थोड़ा सा गुस्से से घूरा और लगभग थोड़ा सा ताना मारते हुए कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे परमिशन दे दी, वरना मेरी बेटी की तो पढ़ाई बीच में ही रह जाती। रुद्र ने भी थोड़ा हैरानी से संजय की तरफ देखा, जैसे पूछना चाहता हो कि बस बहुत हो गया है पापा, आप मजाक मत बनाइए मेरा। अगले ही पल संजय ने किट्टू से कहा कि किट्टू बस जल्दी जल्दी से नाश्ता कर लो तुम, फिर चलते हैं हम दोनों। किट्टू ने भी रुद्र की तरफ देखा जैसे परमिशन मांग रही हो। तो संजय बोलता है कि अरे मैंने बोल तो दिया है ना, वही सही है। रुद्र की तरफ मत देखो तुम, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी किट्टू अभी रुद्र की तरफ ही देख रही थी। रुद्र बोलता है कि हाँ हाँ चली जाओ, मना नहीं कर रहा हूँ मैं तुम्हें। किट्टू ने भी मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर अपनी चेयर से उठ गई। और तभी संध्या एक टिफिन लेकर किट्टू के पास आई और बहुत ही प्यार से बोलती है कि ये लो बेटा, इसमें मैंने तुम्हारे लिए लंच पैक कर दिया है, भूख लगेगी तो खाना खा लेना, ओके। किट्टू ने थोड़ा हैरानी से संध्या की तरफ देखा तो उसकी आंखें हल्की हल्की सी नम हो गई थी। आज से पहले वो कभी भी अपने स्कूल लंच लेकर नहीं गई थी, क्योंकि कभी भी वो लंच नहीं बना पाती थी और कभी बिस्किट खा लेती थी तो कभी सूखी रोटी ही खा लेती थी। बस जैसे तैसे उसने अपना स्कूल कंप्लीट किया था। उसकी नम आंखें देखकर तो अब संध्या बहुत ही प्यार से बोलती है कि अरे अब क्या हुआ है तुम्हें, लंच नहीं लेकर जाना है क्या, बाहर से ही खाना है क्या तुम्हें। तो किट्टू की आंखों से हल्के से आंसू गाल पर लुढ़क गए थे और फिर उसने फिर से नामे अपनी गर्दन हिला दी। वो प्रताप हाउस में बात बात पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती थी, क्योंकि वहाँ से उसे इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा था जैसा कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उससे वो प्यार हैंडल भी नहीं हो रहा था। और तभी दादी ने भी किट्टू की तरफ देखकर बहुत ही प्यार से कहा कि अरे बेटा क्या हुआ है तुझे, बताओ ना, इतनी जल्दी तू रोने क्यों लग जाती है। किट्टू कुछ नहीं बोलती है और फिर दादी भी उठकर बहुत ही प्यार से किट्टू के पास आती हैं और फिर उसके आंसुओं को पोंछने लगती हैं। फिर उसने भी किट्टू के गालों को अपने हाथों में भरकर बहुत ही प्यार से और मासूमियत से कहा कि मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हें, कल रात की बातों को लेकर नाराज हो क्या तुम इस रुद्र से। इस रुद्र को तो मैं बहुत ज़्यादा मारूंगी, देखना टांगे तोड़ूंगी मैं इसकी तुम्हारे सामने, तुम बताओ क्या हुआ है। किट्टू इस बार भरे हुए गले से बोलती है कि आज से पहले मुझे कभी भी किसी ने लंच पैक करके नहीं दिया था, बस इसीलिए थोड़ा सा दिल भर आया। ये सुनकर तो संध्या की आंखें भी हल्की सी नम हो गई थी और फिर दादी ने भी उसे प्यार से अपने गले लगा लिया और फिर उसने किट्टू की कमर को हल्का सा रब करते हुए कहा कि बेटा जो बीत गया ना उसे बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहिए, उसे तो मैं ठीक नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ यकीन मानो अब हम तुम्हें बहुत ही प्यार से रखेंगे, एकदम प्यार से, तुम्हें किसी भी चीज़ की तकलीफ नहीं होने देंगे। जब तक तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती है ना तब तक तुम यहाँ पर आराम से रहो, और समझ गई ना कि तुम्हारी माँ संध्या है आज से। किट्टू दादी से थोड़ा सा दूर हुई और फिर उसने हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर तभी संजय प्यार से बोलता है कि अरे चलो बेटा लेट हो रहा है हमें। किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर संजय को देखकर बहुत ही प्यार से बोलती है कि अंकल मैं अभी बैग लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी से सीढ़ियों से तेज कदमों से वहाँ से जाने लगी। तो रुद्र ने बिना देखे ही कहा कि अरे आराम से जाओ नहीं तो गिर जाओगी, इतनी भी क्या जल्दी है कॉलेज जाने की। रुद्र ने भी इतना ही कहा था कि तभी किट्टू एकदम से लड़खड़ा गई और फिर रुद्र ने थोड़ा सा गुस्से में किट्टू की तरफ घूर कर देखा तो किट्टू ने भी अब जल्दी से अपनी नजरें नीचे झुका ली और फिर इस बार वो धीरे धीरे से सीढ़ियों से होते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई थी। थोड़ी देर के बाद किट्टू बैग लेकर धीरे धीरे सीढ़ियों से होते हुए नीचे आई और फिर संजय के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। इस वक्त उसे भी थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा था। संजय बोलता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए हैं ना तुमने। किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर संजय ने बहुत प्यार से कहा कि
कोई प्रॉब्लम होगी तो सीधा मुझे कॉल कर लेना, ओके। किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर तभी रुद्र बोलता है कि फ़ोन है तुम्हारे पास। किट्टू ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर अपनी जेब में से एक फ़ोन निकालकर रुद्र की तरफ उसे दिखाया। तो वो फ़ोन पता नहीं कौन से ज़माने का था, बहुत ही छोटा सा और पुराना सा फ़ोन था। रुद्र एकदम से बोलता है कि यार ये बाबा आदम के ज़माने का फ़ोन लेकर घूम रही हो तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है क्या? किट्टू ने कुछ भी नहीं कहा, बस चुपचाप से उसे अपनी जेब में फिर से रख लिया। लेकिन किट्टू को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था कि रुद्र उसकी मजाक बना रहा था। और तभी संजय एकदम से बोलता है कि 1-2 दिन चला लो तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा फ़ोन खरीद दूंगा, चलो अब नहीं तो लेट हो जाएगा। इतना कहकर उसने शुभ की कमर पर एक हाथ मारा और बोला कि अंदर से गाड़ी की चाबी लाकर दे जल्दी से, समझा तू? शुभ भी एकदम से उठा और अंदर की तरफ गया और फिर वो गाड़ी की चाबी लेकर संजय की तरफ पकड़ाता हुआ बोलता है कि पापा किट्टू के लिए फ़ोन मैं लाकर दे दूंगा। संजय ने कहा कि ठीक है ला दे, मगर बढ़िया सा लेकर आना, समझा तू? इतना कहकर उसने भी अब किट्टू की तरफ देखा और बोला कि चलो बेटा आज से एक नई शुरुआत करो, तुम अपनी जिंदगी के अपने सपनों को पूरा करो। किट्टू ने भी मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर संजय के साथ बाहर की तरफ जाने लगी। लेकिन जब वो मेन गेट के पास पहुंची तो उसने एक बार फिर से पलटकर रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र अभी किट्टू की तरफ ही देख रहा था। तो वहीं नील, शुभ और निहाल तीनों ही अब किट्टू को बाय कर रहे थे, लेकिन किट्टू ने उनके बाय का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया था। बस वो रुद्र की तरफ ही थोड़ा सा उम्मीद से देख रही थी। क्यों देख रही थी, किस उम्मीद में देख रही थी, वो उसे भी नहीं पता था और रुद्र को भी नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन कुछ भी सोचकर रुद्र ने भी हाथ उठाकर उसको हल्का सा बाय किया तो किट्टू के चेहरे पर हल्की हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसने भी बहुत ही प्यार से रुद्र को बाय कर दिया और फिर वहां से मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ चली जाती है। उसके जाते ही नील ने भी दादी की तरफ देखा जो कि अभी अपने आंसुओं को पोंछ रही थी। इस वक्त उनकी आंखें भी हल्की सी नम हो गई थी। नील बोलता है कि अरे चंद्रकला तुम्हें क्या हुआ है? दादी ने भी थोड़ा सा सिसकते हुए कहा कि बेचारी मेरी बेटी कितनी ज्यादा परेशान है। शुभ ने भी आंखें फाड़कर कहा कि वो आपकी बेटी हो गई। दादी ने भी थोड़ा सा गुस्से में शुभ की तरफ घूर कर देखा और फिर एक चमचा उठा लिया और फिर उसे मारकर बहुत ही गुस्से से बोलती है कि तू कुछ ज्यादा ही नहीं बोलता है, चुपचाप से नाश्ता कर और चलता बन यहाँ से, मैं संजय के पिताजी को खाना देकर आती हूँ, समझा तू? इतना कहकर दादी भी अब वहाँ से चली गई थी और फिर उसके जाते ही संध्या जो कि अभी किचन में काम कर रही थी उसका फ़ोन एकदम से वाइब्रेट होने लगता है। उसने भी अब अपना फ़ोन उठाया और फिर अपने बेटे की तरफ देखकर कहा कि खाना खा के तुम लोग चले जाना। चारों ने ही हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर संध्या भी अपना फ़ोन लेकर वहाँ से ऊपर की तरफ चली गई। उसके जाते ही रुद्र ने भी नील की तरफ देखा जैसे पूछना चाहता हो कि यार प्लीज़ बता देना कि कल रात को क्या हुआ था, मैंने कौन सा कांड किया है। नील भी समझ तो गया था कि रुद्र अभी उससे क्या पूछना चाहता है, लेकिन फिर भी वो अपनी फितरत से मजबूर था। नील भी रुद्र को चिढ़ाना चाहता था। उसने भी आप अनजान से बनता हुआ कहा कि क्या पूछ रहा है तू मुझसे? रुद्र ने भी थोड़ा सा शर्मिंदगी के साथ कहा कि यार कल रात को क्या हुआ था, प्लीज़ बता देना मुझे। तभी शिव बोलता है कि कल रात को क्या हुआ था, ये पूछो कि कल रात को क्या क्या नहीं हुआ था। अरे आपने किट्टू को ऐसे पकड़ा, मतलब खरगोश, मतलब आपका प्यारा खरगोश, मतलब भाभी, मतलब किट्टू भाभी, मतलब मिसेस रुद्राक्ष बेताब सिंह, मतलब किट्टू जी। इतना कहकर उसने भी अपना हाथ निहाल की तरफ आगे बढ़ाया ताकि निहाल भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख दे और फिर दोनों ही रुद्र का मजाक उड़ाए। लेकिन अगले ही पल शुभ ने भी अपना हाथ पीछे की तरफ खींचा और कहा कि तू चुप रहे यार, तुझे तो वैसे भी कुछ नहीं पता है, तुझे कुछ भी नहीं पता रहता है। रुद्र भैया पता है आपने सबके सामने क्या किया था? आपने तो बहुत बड़ा कांड किया था। रुद्र ने भी अब हैरानी से शुभ की तरफ देखा जैसे बहुत ही ज्यादा लाचार है वो। रुद्र ने धीरे से कहा कि क्या हुआ था? शुभ ने कहा कि कल रात को आपने किट्टू भाभी, ओ सॉरी सॉरी किट्टू दीदी, अरे नहीं नहीं यार दीदी तो किसी भी एंगल से नहीं लगती है, वो किट्टू खरगोश, स्वीटी प्यारी सी खरगोश को आपने ऐसे पकड़ा था सबके सामने। इतना कहकर उसने अब अपना हाथ निहाल की तरफ हल्का सा बढ़ाया, लेकिन तभी निहाल ने भी शुभ की बाजू पर एक हाथ मार दिया। तो शुभ ने कहा कि अरे यार तेरे साथ नहीं होगा तो फिर किसके साथ, चलो अब नील भैया करके दिखाते हैं, है ना, चल तू ना निहाल, तुझे ना कुछ नहीं आता है। इतना कहकर उसने नील की बाजू पकड़ी और फिर उसे थोड़ा सा टेबल से दूर लेकर आया और फिर शुभ ने नील की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और फिर नील भी किसी हीरोइन की तरह गोल गोल घूमकर शुभ की बाहों में झूल गया था। शुभ ने फिर नील के गाल पर बहुत ही प्यार से हाथ रखा और फिर हल्का सा किस करके कहा कि कल आपने बिल्कुल ऐसे ही खरगोश के होंठों पर किस किया था, सच में सबके सामने। और ये सुनकर तो रुद्र की आंखें हैरानी से फैल गई थी और दिल की धड़कनें एकदम से तेज। रुद्र ने हैरानी से कहा कि तू झूठ बोल रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, इतना तो मुझे याद है कि मैंने उसे किस नहीं किया था। शुभ ने
अब दोनों ही हाथ हवा में फैलाकर कहा कि अरे आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, मतलब आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। आपको लगता है कि आपका छोटा शेर आपसे झूठ बोल रहा है? बिल्कुल भी नहीं। मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ है जो मैं आपसे झूठ बोलूँगा? मतलब आपको मुझ पे बिल्कुल भी यकीन ही नहीं है क्या भैया? इतना कहकर उसने भी अब निहाल की तरफ देखा और फिर बोलता है कि ओ निहाल, तुझ पे तो यकीन है ना भैया को? तू तो अब एकदम से हरीशचंद्र है। तू बता भैया को कि आखिर उन्होंने ये किया था या नहीं? रुद्र ने निहाल की तरफ देखा और पूछा कि कल मैंने किट्टू को किस किया था क्या, या फिर नहीं? निहाल ने भी ना में अपनी गर्दन हिला दी और फिर रुद्र थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है और शुभ ने पहले तो निहाल के गाल पर एक चाटा मारा और फिर रुद्र की तरफ देखकर दोबारा बोलता है कि अरे ढंग से पूछो ना भैया, ऐसे नहीं, मैं पूछकर बताता हूँ आपको। निहाल एक बात बता, क्या भैया ने कल रात किट्टू को किस किया था या फिर नहीं किया था? निहाल भी अपने सिर को एकदम से खुजाने लगा था और फिर उसे समझ में नहीं आया था कि अब वो हाँ में अपनी गर्दन हिलाए या फिर ना में अपनी गर्दन हिलाए। वो कुछ बोलता उससे पहले ही शुभ ने उसे उंगली दिखाकर थोड़ा सा गुस्से से इशारों में कहा कि सही सही जवाब दे। जो मैं पूछ रहा हूँ तो उसे बोलने की जरूरत नहीं है तुझे, बस हाँ या फिर ना में ही अपना जवाब बता दे। चल अब बता, क्या भैया ने कल किट्टू को किस किया था ना सबके सामने? अब इतना क्या सोच रहा है तू? क्या भैया ने कल किट्टू को किस किया था ना सबके सामने किस किट्टू को? इतना कहकर उसने फिर से नील की तरफ देखा और फिर बोलता है कि हाँ भैया आप ही बताइए, है ना? किया था ना? मैं सही कह रहा हूँ ना? कल किट्टू को भैया ने किस किया था? निहाल अब उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। इतने में ही रुद्र ने नील की तरफ देखा तो नील ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि हाँ किया तो था इसने, इसमें तो झूठ बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर तो अब रुद्र ने भी अपना सर डाइनिंग टेबल पर रख लिया था और फिर दोनों ही हाथों से अपना चेहरा एकदम शर्मिंदगी से छुपा लिया था। उसके बस हाथ ही दिख रहे थे और बाल दिख रहे थे, सिर तो दिख ही नहीं रहा था। और फिर तीनों ही भाई जैसे तैसे अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। तभी नील भी उठकर रुद्र के पास आया और फिर उसके बालों को सहलाता हुआ बहुत ही प्यार से बोलता है कि अरे अब जो कुछ भी हो गया है ना सो हो गया, अब तू इतना ज़्यादा क्यों पछता रहा है? बदल तो नहीं सकते हैं ना हम कुछ भी। अब तो तूने गलती से जो कुछ करना था कर ही दिया, अब तूने कर दिया है सबके सामने किस किट्टू को। रुद्र ने हल्का सा चेहरा उठाया तो इस वक्त रुद्र बिल्कुल एकदम से पॉकी जैसा लग रहा था। अगले ही पल उसने मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि मैं नहीं मानता, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ मैं ऐसा। ठीक है, मैं पी लेता हूँ तो फिर मुझे कुछ याद नहीं रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इतनी घटिया हरकत करूँगा, वो भी किसी लड़की के साथ, बिल्कुल भी नहीं। शुभ बोलता है कि की है भाई आपने सबके सामने किट्टू को किस की है? दादाजी, दादी और मम्मी पापा, अवनी, नव्या और हम तीनों तो खैर है ही सब, हम सब आपके सामने ही खड़े थे और आपने हम सब के सामने किट्टू को ऐसे ही पकड़ा था और ऐसे ही अपनी तरफ खींचा और फिर एक बार एकदम फिल्म स्टाइल की तरह उसके होंठों को चूम लिया था। रुद्र भी अपनी जगह से एकदम से खड़ा होकर बोलता है कि नहीं, मैं नहीं मानता, मान ही नहीं सकता हूँ मैं इस बात को, बिल्कुल भी नहीं। तुम लोग झूठ बोल रहे हो, बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हो मुझसे। नील बोलता है कि भाई झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं सच कह रहा हूँ भाई, सब ने देखा था तुझे, तूने उसे किस किया था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। रुद्र वहां से जाता हुआ बोलता है कि मैं ऐसी घटिया हरकत कभी भी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। और तभी नील ने पीछे से कहा कि घटिया हरकत थोड़ी ना थी ये, वो तो तेरा प्यार था वो तेरा किट्टू के लिए। ये सुनकर तो रुद्र के कदम एकदम से रुक गए और उसने हल्का सा पलटकर अपने तीनों ही भाइयों की तरफ घूर कर तो देखा तो तीनों ही एक साथ हाँ में अपनी गर्दन हिला देते हैं। शुभ बोलता है कि ये तो बस अभी 1% ही बताया है मैंने कि आपने उसे किस किया था सबके सामने, आपने कहा तो पता नहीं कि कुछ भी कहा था, उसे घुटनों पर बैठकर प्रपोज कर रहे थे आप। ये सुनकर तो रुद्र की आंखें अब और भी ज्यादा हैरानी से फैल जाती हैं और उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। अब रुद्र को सब कुछ धीरे धीरे जानना था, लेकिन उसने भी अब एकदम से निकम्मे भाई और कैसे बताते उसे, वो ये अच्छे से जानता था। उसने इस बार थोड़ा सा सख्ती के साथ कहा कि ठीक बताओ मुझे कि तुम लोग क्या कहना चाहते हो। शुभ, क्या हुआ था बता मुझे सच। शुभ बोलता है कि देखो ऐसे गुस्सा करोगे तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा आपको, नील भाई से पूछ लो आप। इतना कहकर शुभ भी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया था और फिर रुद्र ने निहाल की तरफ देखा तो शुभ ने भी अब निहाल की तरफ देखकर थोड़ा सा गुस्से से कहा कि और हाँ
हाँ तूने अगर गलती से भी अपना मुंह खोला ना तो फिर देख देख ना मैं कैसे तेरा बतख बनाता हूँ। निहाल ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि सॉरी, मैं नहीं बता सकता हूँ भाई, मुझे ना कुछ भी नहीं पता है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ बिल्कुल, क्योंकि मम्मी मुझे चूहे के कमरे में बंद कर देती हैं और कल के हालात देखते हुए तो मुझे ऐसा ही लग रहा था कि जैसे आज मुझे चूहे के कमरे में बंद कर दिया जाएगा। पता नहीं, शायद मम्मी को याद नहीं है कि वो मुझे चूहे के कमरे में बंद करना है उन्हें, और वो शायद भूल गई हैं, नहीं तो मैं अभी तक चूहे के कमरे में बंद होता। आप एक काम करो, नील भाई से ही पूछ लो, वो आपको सारा सच बता देंगे। रुद्र ने भी अब नील को उम्मीद भरी नज़रों से देखा तो नील भी बहुत ही अकड़ के साथ स्टाइल में बोलता है कि ये सब कुछ झूठ नहीं बोल रहे हैं। कल तूने अपने अंदर के आशिक को बाहर निकाला था और कभी किट्टू के माथे पर बहुत सारे किस करे हैं तो कभी उसके कमर पर हाथ डालकर उसे खुद से सटाया। हाय, मैं तो थोड़ा सा नशे में था, वरना मैं तेरी वीडियो जरूर बना लेता यार। सच में क्या कयामत लग रहा था तू। उफ, दोनों ही कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे साथ में। सोनम अगर देख लेती ना तो फिर सच कहता हूँ जल भून कर एकदम से राख हो जाती। रुद्र को अब थोड़ा सा सीरियस हो गया था, वो नील की तरफ ही देखे जा रहा था और फिर नील बोलता है कि अरे यकीन नहीं आ रहा है ना तुझे, तो फिर जा जा माँ से जाकर पूछ ले भाई। तू पापा भी थे वहाँ पर, माँ भी थी वहाँ पर, दादी भी थी और दादू भी थे। और हाँ, एक बात तो मैं तुझे बताना ही भूल गया था कि तू तो किट्टू के कमरे में भी गया था। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा था और फिर रुद्र को सुबह की बात एकदम से याद आ गई थी कि जब उसकी आंखें खुली थी तो वो सच में किट्टू के कमरे में ही मौजूद था। रुद्र नील की तरफ देखकर बोलता है कि झूठ, बिल्कुल झूठ। जब मेरी आंखें खुली थी ना तो फिर मैं तेरे कमरे में था, समझा तू? मतलब हमारे कमरे में था, मैं तेरे साथ में ही सो रहा था। नील बोलता है कि अच्छा, मतलब मुझे से झूठ कहेगा तू, मुझसे झूठ बोलेगा? मतलब मैं पागल लगता हूँ तुझे? मैं पागल हूँ? नील ने भी हल्का सा मुस्कुरा कर कहा कि झूठ मत बोला कर, समझा तू? तुझसे बोला भी नहीं जाता है झूठ, और हाँ, इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं बोला जा रहा है। तू ना झूठ बोलने की कोशिश भी मत करियो भाई। तेरी सुबह आंखें खुली होंगी क्योंकि तू सुबह 5 से 5:30 के बीच में ही उठ जाता है ना, इसी वजह से तेरी आंख खुली होगी। तूने देखा होगा कि तू किट्टू के साथ उसके कमरे में है तो फिर चुपचाप से दबे पाँव सीधा अपने कमरे के अंदर आ गया होगा और मेरे बराबर में आकर लेट गया था, समझा तू? और हाँ, कमाल की बात यह है कि उस वक्त मेरी भी आंखें खुली हुई थी और जब तू मेरे बराबर में आकर लेटा था ना, तब मुझे महसूस हुआ था कि कोई मेरे पास आकर लेटा है और फिर मैं भी ना समझ गया था कि तू ही होगा। पहले तो मुझे थोड़ा सा ये लगा था कि शायद अवनी होगी मेरे पास में, लेकिन मैंने सोचा कि अवनी तो हो नहीं सकती है क्योंकि वो खुद से मेरे पास नहीं आएगी। मैं जागते जागते सपना कैसे देख सकता हूँ? फिर मुझे समझ में आ गया कि ओहो, ये तो मेरे रुद्राक्ष प्रताप सिंह भाई हैं जो मेरे पास आकर अब सुबह सुबह लेट गए हैं। रुद्र भी अपनी नज़रें इधर उधर घुमाने लगा था। नील बोलता है कि अच्छा, अब इधर उधर देखने से क्या ही होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। सच बता रहा हूँ मैं तुझे मेरे भाई, कल तू ना किट्टी के कमरे में गया था और ये बात भी मैंने पापा जी को बताई थी, खूब ज़्यादा चिल्ला चिल्ला कर। रुद्र ने भी हल्के से गुस्से में नील की तरफ घूर कर देखा तो नील भी बहुत ही प्यार से स्टाइल में बोलता है कि दारू पीने के बाद भूल तू जाता है? मैं नहीं भूलता हूँ बिल्कुल भी, मुझे सब कुछ याद रहता है। तूने कैसे किट्टू को अपने करीब किया था, कैसे उसकी तारीफ पे तारीफ किए जा रहा था और फिर कैसे उसके माथे को प्यार से चूम रहा था, उसके होंठों को किस कर रहा था। मुझे तो वो सारे सीन एकदम से एग्जैक्ट याद हैं। अभी कहो तो करके दिखाऊं? निहाल ने भी नील की बात एकदम काटते हुए कहा कि बस कर दे भाई, समझ आ गया है उन्हें। शुभ बोलता है कि नहीं ना, मतलब यार ये देखो ना कितने ज़्यादा बेशरम हो गए हैं भाई, वो हमारे सामने ही ये सब कुछ करने लगे। मतलब ठीक है, दारू पी है, हमने भी तो पी थी, लेकिन हमने तो कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं की थी, तो फिर ये कैसे करने लगे? इतना कहकर शुभ ने भी निहाल की तरफ घूर कर देखा और बोला कि लेकिन हाँ, तूने तो की थी ना ऐसी हरकत, तू भी ना घुटनों के बल बैठ कर नव्या के सामने उसे प्रपोज कर रहा था। निहाल बोलता है कि तो क्या मैं अकेला बैठा था? नील भाई भी तो मेरे साथ में बैठे थे ना, उन्होंने भी तो प्रपोज किया था। नील बोलता है कि अरे, हम लोगों ने तो बस बात को रखा था ना कि हम दोनों उन लड़कियों से प्यार करते हैं, लेकिन इसने तो नहीं बताया ना अपने दिल की बात, इसे बतानी तो चाहिए थी ना, है ना? तीनों ने ही हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर रुद्र का तो वहां पर खड़ा रहना भी अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। रुद्र ने भी जल्दी से अपना कोट उठाया और फिर उसे पहनकर जोर से चिल्लाता हुआ बोलता है कि माँ माँ, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी से तेज कदमों के साथ बाहर की तरफ जाने लगा। जब वो बाहर आया तब तक दादाजी भी गार्डन में मौजूद थे। रुद्र सीधा अपने दादाजी के पास गया और फिर उनके पैर को छूकर बोलता है कि दादाजी, अब मैं चलता हूँ। माँ ने शायद सुना नहीं है, आप बता देना, नहीं तो वो परेशान हो जाएंगी। दादाजी ने भी बहुत ही प्यार से कहा कि हाँ हाँ, बता दूंगा बेटा। इतना कहकर रुद्र वहाँ से जाने
जाने लगा, लेकिन कुछ सोचकर वो एकदम से रुका और फिर वापस से दादाजी के पास आया और फिर पंजों के बल बैठता हुआ धीरे और उम्मीद भरी नजरों से उन्हें देखकर बोलता है कि दादाजी, एक बात पूछूं आपसे, आप मुझे जवाब देंगे? दादाजी ने भी अखबार का पन्ना पलटते हुए कहा कि पूछो, क्या पूछना है तुम्हें? रुद्र बोलता है कि मजाक तो नहीं बनाओगे ना आप बिल्कुल भी मेरा? दादाजी ने भी अब रुद्र की तरफ देखा और कहा कि अरे, जब मैं गार्डन में आ रहा था तो फिर मैं देख रहा था कि तुम्हारे वो तीनों ही भाई तुम्हारे पीछे पड़े थे और कैसे तुम्हारा मजाक बना रहे थे। मतलब कितना ज़्यादा मजाक करने का कोटा तो उन लोगों ने पहले से ही पूरा कर चुके होंगे ना। तो फिर पूछो, क्या पूछना चाहते हो? रुद्र ने भी थोड़ा सा शर्मिंदगी के साथ कहा कि कल मैंने किट्टू के साथ बदतमीजी की थी क्या? अगर आपने देखा है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। दादाजी ने कहा कि मुझे पूरी बात तो नहीं पता है बेटा, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ ना, तुम किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते हो कभी भी। रुद्र ने भी अपनी पलकें झपकाकर अब हल्का सा दादाजी की तरफ देखा और फिर बोलता है कि क्या मैंने उसके साथ कोई गलत हरकत की थी क्या? दादाजी ने भी अब अखबार को फोल्ड करके वहीं पर टेबल पर रख दिया और फिर रुद्र की तरफ देखकर बोलते हैं कि गलत हरकत तो नहीं की थी तुमने, लेकिन तुम्हारे दिल में किट्टू को लेकर जो फीलिंग्स थी ना, वो जरूर बाहर आ गई थी और सबके सामने तुमने अपने दिल की फीलिंग को बताया था। यह सुनते ही रुद्र ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी और फिर उन्हें फीलिंग्स को तो बाहर नहीं लाना चाहिए था। वो उन्हीं फीलिंग्स को तो कब से दबा रहा था अपने दिल को, और फिर वही फीलिंग्स कल पूरी फैमिली के सामने, सबके सामने किट्टू के साथ उसने बोल दी थी। रुद्र भी अब जल्दी से वहां से उठकर जाने लगा तो दादाजी ने कहा कि तुमने उसे किस तो किया था, लेकिन बस माथे पर, बाकी तो तुम्हारे भाई ऐसे ही बढ़ा चढ़ा कर तुम्हें बता रहे हैं, बाकी ऐसा तुमने कोई भी हरकत नहीं करी थी। ये सुनकर तो अब रुद्र के कदम एकदम से रुक गए थे, लेकिन दादाजी को पलट कर देखने की हिम्मत उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा अब शर्म आने लगी थी। दादाजी ने तो बस एक जिंदगी में जी ही ली थी और फिर वो अच्छे से जान भी चुके थे कि रुद्र अभी क्या पूछना चाहता है उनसे, इसीलिए उन्होंने ही रुद्र को बिना पूछे ही बता दिया था। रुद्र भी एकदम से खड़ा रहता है और फिर दादाजी ने कहा कि अब तो बता दिया है, जा जाकर अब पकड़ अपने इन तीनों भाइयों को और उन्हें ढेर सारा पिटाई थी। रुद्र के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। उसने भी पलट कर दादाजी की तरफ देखा तो दादाजी ने कहा कि मुझे नहीं पता है तुम कैसे करोगे, लेकिन किट्टू इस घर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे तुम्हारी पसंद बहुत ज़्यादा पसंद आई है बेटा। और फिर रुद्र ने भी अब अपने दोनों ही कंधे उठाकर कहा कि दादाजी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसे प्यार व्यार कुछ नहीं करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है हम दोनों के बीच में। दादाजी ने भी अब अपने हाथ दिखाकर उसे बीच में ही रोक दिया और बोला कि बस बस ना, धूप में ही ये बाल मैंने सफ़ेद नहीं किए हैं, ऐसे ही पागल नहीं हूँ मैं, समझा? तो जिस इंडस्ट्रीज़ के तुम अभी मालिक हो ना, वो इंडस्ट्रीज़ मैंने ही शुरू करी थी। तू ना मुझे मत ही बता, मुझे ना बिल्कुल भी मत समझाइयो तू। और हाँ, ये जो तुम दारू पी के अपने दिल की बात बोलते हो ना और फिर होश में आते ही पलट जाते हो, ये सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि अब कोई भी तेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा। ऐसे उस बच्ची को वैसे भी प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, थोड़ा तुम उससे प्यार कर लोगे तो घट नहीं जाओगे, समझे ना? इतना कहकर दादी जी ने भी अब अपना अखबार उठा लिया और फिर उसे खोल लिया और पढ़ने लगे। तो वहीं रुद्र के कदम अब सीधा घर के अंदर आ गए थे। उसने घर के अंदर जाकर देखा तो तीनों ही भाई अभी दांत फाड़ रहे थे और फिर रुद्र की मजाक बना रहे थे। शुभ बोलता है कि भाई को तो यकीन भी आ गया कि उन्होंने किट्टी को किस कर लिया होगा और अब बेचारे पता नहीं उनका पूरा दिन कैसे गुजरेगा। मुझे ना बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लेकिन आपने देखा ना कि जैसे वो किट्टू का नाम आता है तो उनके चेहरे पर कैसी मीठी सी मुस्कुराहट आ जाती है। शुभ ने भी इतना ही कहा था कि तभी उसके मुंह पर आकर एक कुशन लगा। शुभ के तो होश एकदम से उड़ चुके थे, उसने सामने देखा भी नहीं था कि कुशन किसने मारा है और फिर वो उठकर वहां से भागने लगा। तो वहीं रुद्र ने उसने दूसरा कुशन उठाया और फिर नील के ऊपर जोर से फेंक कर मारा और फिर थोड़ा सा गुस्से में बोलता है कि शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती है तुम दोनों को मेरा मजाक बनाते हुए, मेरे साथ मजाक करते हुए तुम्हें बिल्कुल तरस नहीं आया? इतना कहकर उसने एक और क्वेश्चन उठाया और फिर निहाल की तरफ उठाकर फेंका। बस फिर क्या था, चारों में ही एकदम से पकड़म पकड़ाई शुरू हो गई थी और फिर यही खूबसूरती थी उन प्रताप हाउस की कि वो चारों ही भाई आपस में बहुत ही ज़्यादा मिलजुल कर रहते थे और बहुत ही हैप्पी फैमिली की तरह रहते थे। तो वहीं संध्या भी अपने कमरे में किसी से बातें कर रही थी। उसने भी जब अपने चारों बच्चों को ऐसे शोर मचाते हुए सुना तो वो भी अब कमरे से बाहर आकर देखती है तो रुद्र अकेला ही तीनों को कुशन फेंक फेंक कर मार रहा था और तीनों ही इधर उधर भाग रहे थे और उसका मजाक बना रहे थे। संध्या ने भी अपनी हथेली अपने माथे पर मारकर कहा कि यार, ये लोग भी इतने बड़े होंगे कि नहीं होंगे, ये लोग इतने बड़े होकर भी बड़े नहीं हो रहे, कब बड़े होंगे मेरे बच्चे। तो वहीं दूसरी तरफ
संजय ने गाड़ी एक कॉलेज के बाहर आकर रोकी। किट्टू अब थोड़ा सा घबराहट फील कर रही थी। उसे अंदर ही अंदर थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि आज से पहले वो कॉलेज कभी भी नहीं गई थी। उसने तो जैसे तैसे ऑनलाइन पढ़कर ही पेपर दिए थे और अपने पेपर देकर पढ़ाई पूरी करी थी। सच में किट्टू की लाइफ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल वाली थी। इतने बड़े कॉलेज को देखकर तो किट्टू को थोड़ी सी घबराहट भी हो रही थी। संजय बोलता है कि अब गाड़ी से उतरो बेटा। किट्टू भी अब गाड़ी से नीचे उतर गई और फिर संजय भी गाड़ी से उतरकर किट्टू के पास में आ गया। उसने किट्टू की तरफ देखकर बहुत ही प्यार से कहा कि क्या हुआ है, डर लग रहा है तुम्हें? किट्टू ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर धीरे से बोलती है कि यहाँ पर एडमिशन के लिए बहुत सारे पैसे लगे होंगे ना आपके? संजय बोलता है कि कोई बात नहीं बेटा, जब तुम्हारे पापा मिल जाएंगे ना तो फिर मैं तुम्हारे पापा से सारे पैसे वसूल कर लूँगा। ओके, दिमाग पर इतना जोर मत डालो, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, समझी तुम? बिल्कुल भी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। किट्टू ने भी हल्की सी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ती है और फिर कॉलेज के अंदर जाने लगी। 4 ही कदम चली थी कि तभी संजय बोलता है कि रुको किट्टू। किट्टू ने हल्का सा पलट कर संजय की तरफ देखा तो संजय उसके पास आता हुआ बोलता है कि चलो, आज तुम्हारा पहला दिन है ना, मैं तुम्हें क्लासरूम तक छोड़ देता हूँ। किट्टू के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई थी, जैसे कोई छोटा सा बच्चा पहली बार स्कूल जाता है और उसके पेरेंट्स उसे डेस्क के साथ बैठा कर आते हैं। तो अब बिल्कुल ऐसे ही संजय ने उसे ऑफर किया था। दोनों ही अब सीधा कॉलेज के अंदर आ गए थे और फिर एक क्लास की तरफ बढ़ गए थे। थोड़ी देर के बाद किट्टू भी क्लास में मौजूद थी और एक प्रोफेसर जो बच्चों को पढ़ा रहे थे। संजय ने प्रोफेसर की तरफ देखा और बहुत ही प्यार से कहा कि ये मेरी बेटी है कात्यायनी, ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा मासूम है, इसे किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। प्रोफेसर ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर संजय ने किट्टू की तरफ देखा और एक साइड बैठाने का इशारा किया। किट्टू भी जाकर एक लड़की के पास में बैठ गई और फिर संजय वहां से जाने के लिए आगे बढ़ गया, लेकिन जाने से पहले उसने किट्टू की आंखों में देखा। जैसे ही वो पलटा वैसे ही किट्टू बोलती है कि पापा जल्दी आना। पापा सुनकर तो संजय एकदम से रुक गया था। उसने पलट कर किट्टू की तरफ देखा तो किट्टू ने अपनी आंखें हल्की सी बंद की और फिर बोलने ही वाली थी कि तभी संजय ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया और बोला कि हाँ जल्दी आ जाऊंगा। और फिर तभी सारी क्लास हंसने लगती है। जैसे ही स्टूडेंट्स वहां पर हंसे वैसे ही संजय ने पलटकर सबकी तरफ देखा और फिर बड़े ही स्टाइल में अपने कुर्ते की बाजू फोल्ड करने लगा। और एक सेकंड के लिए तो संजय की पर्सनालिटी देखकर सारे स्टूडेंट एकदम से चुप हो गए थे। संजय 2 कदम चलकर प्रोफेसर की जगह जाकर खड़ा हो गया और फिर दोनों ही हाथ कमर पर रखकर एटीट्यूड के साथ बोलता है कि बेटे तुम जिस क्लास में अभी पढ़ रहे हो ना, इस क्लास में 2 साल पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। इसी कॉलेज में प्रोफेसर था मैं, इसीलिए हंसने से पहले 2 बार जरूर सोच लिया करो। ये कात्यायनी मेरी बेटी है। अगर किसी ने भी उसे जरा सा भी चिढ़ाया या उसे जरा सा भी परेशान किया या उल्टे सीधे ऑफर दिए तो फिर उसे घर में घुस कर मारूंगा और मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सबने धीरे से एक साथ कहा कि यस सर। संजय ने एक बार फिर सबको घूर कर देखा और फिर कात्यायनी की तरफ देखकर बहुत ही प्यार से बोलता है कि टेंशन मत लो तुम किट्टू, कोई भी कुछ कहेगा ना तो सीधा जाकर अपने पापा को बोलना, तुम एक एक की हड्डियां चटका दूंगा मैं। इतना कहकर संजय ने जानबूझकर अपना एकदम से अपना गट्टा घुमाया और फिर प्रोफेसर की तरफ देखकर बोलता है कि ध्यान रखना मेरी बेटी का। प्रोफेसर ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। हालांकि प्रोफेसर नहीं जानता था कि संजय कौन है, वो तो बस संजय के साथ ये सोचकर बातें कर रहा था कि वो एक पेरेंट्स है। लेकिन संजय की धमकी सुनकर तो अब प्रोफेसर को भी लगा था कि शायद संजय कहीं का कोई गुंडा है। संजय भी आकर अब सीधा अपनी गाड़ी के अंदर बैठ गया और जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट करी वैसे ही कुछ सोचकर उसने गाड़ी में से चाबी निकाल ली और फिर टेक लगाकर वहीं पर बैठा रहता है। वो वहां पर क्यों बैठा था ये उसे भी नहीं पता था, लेकिन बार बार उसकी आंखों के सामने किट्टू का मासूम सा चेहरा आ रहा था जिसमें बहुत ही ज्यादा भोलापन था। संजय भी गाड़ी में से नीचे उतर गया और फिर सीधा कॉलेज के वॉचमैन के पास जाकर बोलता है कि बच्चों की छुट्टी किस टाइम होगी। वॉचमैन ने कहा कि सर 5 बजे तक हो जाएगी। संजय ने भी टाइम देखा तो अभी 11 बज रहे थे। कुछ सोचकर संजय भी गाड़ी के पास वापस से आ गया और तभी उसका फोन रिंग होता है। संजय ने फोन रिसीव किया तो संध्या बोलती है कि एक तो मुझे समझ में नहीं आता है आपने कैसे बच्चे पैदा किए हैं, इस उम्र में भी इतनी ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं कि पूछो ही मत। संजय बोलता है कि लड़ाई नहीं कर रहे हैं, वो सब मिलकर रुद्र की खिंचाई कर रहे होंगे। संध्या ने भी हंसकर कहा कि आपको एक बेटी चाहिए थी ना, तो फिर इसीलिए हमने रुद्र के बाद प्रेगनेंसी प्लान की थी, लेकिन देखो ना बेटी तो हुई नहीं, ये 2 कान खजूरे यहाँ पर आ गए।
तो संजय बोलता है कि हाँ चाहिए तो थी, शायद मिल भी गई है। अब हमें बेटी किट्टू को देखता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किट्टू मेरी ही बेटी है। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, एक बेटी हो सकती है। संजय ने अभी इतना ही कहा था कि तभी संध्या ने भी फ़ोन को कट कर दिया और फिर संजय ने फ़ोन की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी का आज का एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कैसा लगा आज का एपिसोड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।